डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम करते हैं अपने किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान, और कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान। जी हाँ दोस्तों, हेलो किसान लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं नए विषयों के साथ। हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके खेती किसानी को और बेहतर आसान करने की कोशिश करते हैं। किसान भाई अपनी खेती किसानी में जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उस समस्याओं का समाधान करते हैं, और इस कार्यक्रम में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आपके सवाल सीधा हेलो किसान के इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं और लाइव जवाब एक्सपर्ट्स द्वारा आप तक पहुँचाए जाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपकी भूमिका को निभाते हुए इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज के विषय पर कि हेलो किसान कार्यक्रम में हम किस विषय पर चर्चा करेंगे। तो नजर डाल लेते हैं आज कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। गेहूं फसल प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे आप अच्छी फसल ले सकते हैं। आलू की खेती में समसामयिक कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या असर डालते हैं आलू की पैदावार में ये समसामयिक कार्य। इन दोनों विषय को बेहतर तरीके से समझेंगे, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आपके कोई भी सवाल इन दोनों विषय से जुड़े हुए हैं या कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको 3 माध्यमों का इस्तेमाल करना है इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। पहला, टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय सभी किसान भाई एक बात का ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी सी कम हो, ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके, और आपके फ़ोन में एक नेटवर्क की व्यवस्था बेहतर तरीके से हो, ताकि बातचीत करते समय कोई दिक्कत पैदा ना हो। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सअप के ज़रिए भी और ईमेल के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सअप करते समय भी किसान भाई जहाँ से अपना सवाल या अपना कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं उस जगह का नाम, अपना नाम उस सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके साथ ही आप ईमेल आईडी के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम में अपनी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, और अपने सवाल कोई भी हो, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। लाइव इस कार्यक्रम में जवाब आपके तीनों किसी भी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब वक्त हो गया उन लोगों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और करते आपकी समस्या का समाधान है। तो आइए रुक करते सबसे पहले डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी का। सर आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। इसके साथ ही आज हमारे दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय किशोर गुप्ता जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र मोदीपुरम मेरठ उत्तर प्रदेश से। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं डॉक्टर शिवाधर जी का। डॉक्टर शिवाधर मिश्रा जी, गेहूं हमारे एक ऐसी महत्वपूर्ण फसल है जो हमारे किसान की का लाखों किसानों की अगर बात करें तो आजीविका का सहारा है। गेहूं की बुआई काफ़ी समय हो चुकी है। अब जैसे जैसे फसल उत्पादन की ओर बढ़ रही है, किन बातों का किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए? और जैसे हमने देखा कि सर्दियों में कई खेतों में पाला भी पड़ा है, तो ऐसे में किसान भाई क्या तैयारी करके आगे बढ़ें जिससे उनके उत्पादन पर असर ना पड़े? देखिए किसान भाई, जो हमारे गेहूं की खेती हमारे पूरे उत्तरी भारत में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में मतलब बहुत बड़े एक क्षेत्रफल है जिसमें कि गेहूं की खेती की जाती है। लेकिन तीनों क्षेत्रों की जो उगाने की परिस्थितियां हैं, जो जलवायु है वो थोड़ी थोड़ी अलग है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं इनमें सबसे ज़्यादा गेहूं होता है और गेहूं की पैदावार भी इसमें ज़्यादा होती है। तो इस समय अगर देखा जाए तो 2 तरीके का गेहूं हमारे किसान भाइयों के खेत में लगा है। एक तो जो समय से बो चुके हैं, जिन्होंने लगभग नवंबर के पहले पखवाड़े में बो दिया था, और एक वो हैं जो हमारे देर से कुछ भाई किसान भाई धान की खेती करते हैं तो देर से बो पाते हैं। तो हो सकता है उनकी फसल अभी 20 दिन की हो रही हो, 25 दिन की हो रही हो। तो ऐसी स्थिति वाली फसल भी है। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो अभी बोने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उनको मेरा हमेशा यही सुझाव रहता है कि जब साल बदल जाए, दिसंबर महीना ख़त्म हो जाए, तो आप अगर गेहूं की खेती ना करें तो अच्छा है इसमें, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है और श्रम और सारे रिसोर्सेज जो संसाधन है उनका प्रयोग करना ही पड़ता है। बिल्कुल। तो ऐसे में मैं यही सुझाव दूंगा कि दिसंबर के बाद जनवरी में खेती ना करें गेहूं की। हाँ, अब जो क्या कहते हैं बाद में देर से बोई हुई फसल है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सिंचाई। जैसे ही फसल 21 दिन से 25 दिन के बीच में
पहली सिंचाई गेहूं के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसको हम क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, या जहां पे छत्रक जड़ें निकलती हैं और इन्हीं जड़ों से आगे पौधा उन्हीं से भरण पोषण अपना करता है। और इसी समय पानी देने से उन जड़ों की वजह से पौधा मजबूत होता है। साथ में टिलरिंग, जिसे हम कल्ले निकलते, ज़्यादा कल्ले निकलने का फुटाव जो होता है कल्लों को, वो इसी स्थिति से शुरू होता है। तो ऐसे में पानी देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और जो फसल समय से बोई गई है उसमें हमें आशा है कि वो लगभग 2 महीने की हो रही होगी। और 2 महीने की फसल का मतलब हो गया कि आपने 60 दिन पे फसल को लगभग तीसरा पानी देने की तैयारी आप कर रहे हैं, तीसरी बार सिंचाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और जिन किसान भाइयों ने खाद जो यूरिया का या नाइट्रोजन का, जब हम स्प्लिट डोज डालते हैं तीसरा, जो 1/3, 1/3, 1/3 इस तरीके से करते हैं, तो 1/3 बोते समय, 1/3 पहली सिंचाई के बाद, और जो 1/3 है वो दूसरी सिंचाई के बाद करते हैं। तो अभी अगर कंडीशन में खेत है तो आप उसको 1/3 भाग जो बचा हुआ है यूरिया का, उसका भी छिड़काव कर दें। जी, तो शुरुआती तौर पर अगर बात करें, प्रारंभिक तौर पर जो बातें डॉक्टर शिवाधर जी ने बताई है, इनको आप ध्यान रखकर अपने गेहूं की फसल में आगे बढ़ें। हम उम्मीद करेंगे आप अच्छा उत्पादन लेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है वह उसमें प्रबंधन करें। नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा का छिड़काव करें। भारी मृदा में प्रति हेक्टेयर 132 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहले सिंचाई के 4 से 6 दिनों बाद, और बलुई दोमट मिट्टी में 88 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग पहली सिंचाई पर करें। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर 88 किलो यूरिया की दूसरी टॉप ड्रेसिंग सिंचाई के बाद उपयोग करें। मिट्टी की जांच के आधार पर अगर बुआई के समय जिंक और लोहा नहीं डाला गया तो पत्ती पर कमी के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई देते हैं। बचाव के लिए 1 किलो जिंक सल्फेट, 500 ग्राम बुझा हुआ चूना 200 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर करने चाहिए। गेहूं की फसल की संपूर्ण अवधि में लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर जल की जरूरत होती है। इसके क्राउन, जड़ें और बालियों के निकलने की अवस्था में सिंचाई काफी जरूरी होती है, नहीं तो उपज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सामान्यतः 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है। भारी मिट्टी में 4 और हल्की मिट्टी में 6 सिंचाइयां काफी होती हैं। देर से बोए गए गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 18 से 20 दिनों बाद करें और बाद की सिंचाई 15 से 20 दिनों के अंतराल पर करते रहें। सिंचाई के बाद 1/3 नाइट्रोजन का छिड़काव करना होगा। इसके अलावा गेहूं की फसल को खरपतवार से भी बचाएं। गेहूं में गाजर घास और धतूरा आदि खरपतवार न सिर्फ फार्म उत्पाद की गुणवत्ता को घटाती है, बल्कि मानव और पशुओं की सेहत के लिए भी नुकसानदायक होती है। ऐसे में समय रहते कृषि विशेषज्ञों की सलाह से खरपतवार नियंत्रण भी करें। तो गेहूं की फसल की देखरेख आपको कैसे करनी है, रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय का रुख करते हैं, जिसमें जानते हैं डॉक्टर विजय किशोर जी से। डॉक्टर विजय किशोर जी, अब बात हम आलू की खेती करते हैं। आलू का अगर उत्पादन देखें तो देश में हमारे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 2050 तक अगर आंकड़ों की बात करें तो अनुमानित आंकड़े बताए जा रहे हैं 711 मिलियन टन के आंकड़े को हम छूते हुए नजर आएंगे। इतने बड़े उत्पादन में हमारे किसान भाइयों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इन किसान भाइयों की जो उत्पादन क्षमता ये लगातार बनी रहे, तो इसके लिए किसान भाई आलू की खेती में क्या कुछ करें, और मौजूदा हालात में जिन किसानों की फसल लगी हुई है खेतों में, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दिन प्रतिदिन आलू की खपत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और जो भी इस आलू से संबंधित संस्थान हैं और किसान हैं, वो दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं कि कैसे नई से नई तकनीक का जो है हम लोग उपयोग कर कर अपनी जो आने वाली हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं आलू की खपत। क्योंकि आलू अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा वो कहे कि मैं आलू नहीं खाता, अगर कोई डायबिटिक या कोई ऐसा हो। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो आलू का उत्पादन हो रहा है उसकी जो प्रगति दर है वो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या को, मुझे लगता है कि हम बिल्कुल उसकी
पूर्ति कर पाएंगे। और उसके लिए किसान भाइयों को ये जरूर ध्यान देना है कि आलू की खेती खासकर तीन तरीके से की जा रही है। एक तो जो किसान भाई बीज आलू का उत्पादन कर रहे हैं, और अभी हम सभी जानते हैं कि लगभग जितने भी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश है या उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मैदानी क्षेत्र हैं या केंद्रीय मैदानी क्षेत्र हैं हमारे देश के, जैसे आपका गुजरात या मध्य प्रदेश हुआ, तो इन सब में एक आप ये अंतर है कि बीज उत्पादन करने के लिए कुछ क्षेत्र विशेष का चयन किया गया है। तो वहाँ पर किसान भाई ये ध्यान रखना है कि उनकी फसल लगभग 75 दिन की होने वाली है, तो उनको समय पर उनको अपनी पत्ते काटने हैं जिससे कि बीज की गुणवत्ता उनकी बनी रहे। और जो केंद्रीय मैदानी इलाके के लोग हैं उन लोगों की ये, जैसा कि आप जानते हैं कि आलू में नाइट्रोजन की मात्रा वो हम 35 से 40 दिन के समय में आधी नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं, आधी हम बुआई के समय देते हैं जब हम बिजाई करते हैं। तो वहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो बीज उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उनको समय पर हम उनके आल काटनी है जिससे कि विषाणु वाहक कीटों से उनका आलू की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। और जो क्षेत्र आलू के राशन के लिए आलू उगा रहे हैं उनकी देखभाल करनी है, उनमें जो भी नाइट्रोजन या उनकी अन्य कीटनाशकों का उपयोग है वो करना है जिससे कि उनका उत्पादन प्रभावित न हो। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि अभी कुछ क्षेत्रों में पाला की समस्या या कम तापमान पहुंचा है, तो वहां पर हल्का हल्का खेतों में पानी लगा के रखें। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में एक सामान्य वर्षा रही है एक अच्छे अंतराल पर, तो शायद कम क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर पानी की ज़रूरत होगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना है कि पानी की जो खास जिन लोगों ने बुआई समय पर किया है उनका तो अब तो समय निकल गया है, लेकिन जिन्होंने लेट बुआई किया है तो आलू के कंद बनने की जो प्रक्रिया है वो लगभग 35 से 40 दिन में शुरू होती है। तो 35 से उस दौरान पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने उत्पादन को बहुत बेहतर कर पाएंगे। लेकिन एक और क्षेत्र था जो हमने बात की थी कि प्रसंस्करण के लिए आलू जो लगाते हैं किसान भाई, खासकर जो हमारे केंद्रीय मैदान के इलाके जो हैं वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर किसान भाई प्रसंस्करण के लिए आलू का उत्पादन करते हैं। और उस आपको ये ध्यान रखना है कि आलू के उसमें गुणवत्ता पर आधारित ही मूल्य उनको मिलता है, या अनुबंध के माध्यम से या किसान अपने एक किसी मंडी में ले जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को आलू बेचते हैं। तो वहाँ पर गुणवत्ता अच्छी लाना है तो समय पर दिए हुए जितने भी हमारे कृषि क्रियाएं हैं और सही किस्मों का चुनाव और सही समय पर कीटनाशकों और अन्य जो क्रियाएं हैं वो जब करेंगे तो गुणवत्ता उसमें सही बनी रहेगी और अच्छा मूल्य मिलेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो उत्पादन भी बेहतर होगा और हमारी जो ज़रूरतें हैं भविष्य की हम उसको पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आलू की अच्छी फसल आप लेना चाहते हैं और भविष्य की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए तमाम बातों का आप ध्यान रखकर आलू की फसल की खेती में आगे बढ़ते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी लेंगे और हमारे किसान भाइयों की जो मेहनत है वो भी रंग लाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और जानकारी जानेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले इस विषय से भी जुड़ी एक रिपोर्ट आइए देख लेते हैं। आलू की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, असम और मध्य प्रदेश में की जाती है। आलू की बुआई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। साथ ही जिन किसानों ने फिलहाल अपने खेतों में आलू की फसल लगा रखी है वह अच्छी फसल के लिए आलू में समसामयिक कार्य जरूर करें। आलू की फसल में पौधों के ऊपरी भाग को काट दें। इसके बाद आलू को 20 से 25 दिनों तक जमीन के अंदर ही पड़े रहने दें। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाएगा और खराब नहीं होगा। 20 से 25 दिनों बाद खुदाई करके साफ सुथरे कंदों का चयन करें। साथ ही आलू की फसल को रोगों और कीटों से भी बचाएं। आलू को पछेती झुलसा और माहू कीट से बचाने के लिए मैनोक्रोटोफॉस 0.2% के साथ मोनोक्रोटोफॉस 0.04% के घोल का छिड़काव करें।
ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी इससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो आलू की खेती में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें हमने देखी हैं रिपोर्ट के जरिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो नंदस्वरूप जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम है नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि आलू की बुवाई हम लोग अगेती करते हैं, सितंबर और अक्टूबर के बीच में करते हैं। उस समय भारी गर्मी भी होती है, बरसात की संभावना होती, तो हमें उस समय आलू कटा बोना चाहिए कि समूचा बोना चाहिए? तो एक चीज मैं ये जानना चाहता। दूसरी चीज, पानी जो है लगभग 8-9 पानी देते हैं 20-35 दिन के अंतराल में, और अब इस समय जो आलू हमारी परिपक्वता की ओर पहुंच चुका है, तो ऐसी दशा में जो भंडारण करना है तो हमें अपने बौका को कितने दिन पहले काट करके हटाएं, और दूसरी चीज सिंचाई हम कितने दिन के पहले बंद कर दे, तब हम आलू खोद करके जो है कोल्ड स्टोर या भंडारण में ले जाए? अगर गेहूं के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय गेहूं जो है दूसरी या तीसरी सिंचाई हमारी चल रही है, तो ऐसी अवस्था में हमें जो है कीट और रोग और जो खरपतवार नाशक होते हैं तो उनको हम किस प्रकार से करें? जी, आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, एक एक करके आपके सवालों का जवाब लेते हैं। रुक करते हैं सबसे पहले डॉक्टर विजय किशोर जी का। डॉक्टर विजय किशोर जी, इनके सवालों का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ समय की मांग, एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार इनके सवालों का जवाब लेते हैं। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान, हम जल्द लौट रहे हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक थे जिनका सवाल था, कई सारे उन्होंने सवाल पूछे आलू को भी लेकर और गेहूं को लेकर भी। डॉक्टर विजय किशोर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विजय किशोर जी, हमारे दर्शक का जो सवाल था, पहला सवाल यही था कि कटा समूचा, इसको किस तरीके से हम बुआई करें? कटा करने में है कि समूचा करने में फ़ायदा है? दूसरा इनका सवाल था कि 20-25 दिन के बाद हम आलू की फसल को निकाल लें, भंडारण को अगर करना है तो किस प्रकार से हमें बुआई निकालना चाहिए फसल को? बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही, मुझे लगता है कि इतना प्रासंगिक जो क्षेत्र विशेष से उनकी खेती है, वहाँ के किसानों की बहुत भारी समस्या है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान भाइयों की अनभिज्ञता के कारण अगर वो काट कर अगेती फसल लेने के दौरान अगर वो काट कर बीज की बुआई करते हैं तो बहुत जमाव में समस्या आती है। तो ये किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रख लें, जिन किसान भाइयों को अगेती आलू लगाना है तो 2 चीज़ों पर ध्यान रखेंगे। पहला तो अगेती आलू के लिए कौन सी किस्म हमारे संस्थान के द्वारा संस्तुति की गई है, क्योंकि वही अधिक तापमान पर वो वहाँ पर कार्य कर होगी। दूसरा जो उन्होंने पूछा है कि आलू काट कर बिल्कुल भी बुआई के लिए अनुशंसा नहीं है। ये जो भी तापमान होता है, अगर बारिश हो जाए अधिक तापमान पर तो वो आलू सड़ने की पूरी संभावना रहती है। तो अगेती के दौरान ये ध्यान रखें कि पलेवा करने के बाद ही साबुत आलू की ही बिजाई करें, और अगेती के दौरान जो लगाने की संस्तुति है हमारी, उसकी वो
ध्यान रखें। दूसरा ये है कि आलू को भंडारण करने के पहले वो कम 10 से 15 दिन पहले जो है पानी बंद कर दें और 1 सप्ताह से 10 दिन पहले जो है आल काट दें। क्या होगा उससे कि आपका जो आलू है उसमें जो ऊपर की स्किन है वो मजबूत हो जाती है, तो जिससे उसमें रगड़ कर जो छिल कर आलू पे लॉस होते हैं वो कम हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि किसान भाइयों को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, भंडारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर कोशिश करें, ये प्रयास हमारे संस्थान के लेवल से भी हो रहा है कि आपके जो बड़े 50 केजी के बैग हैं उनको अगर आप छोटा कर लें, जिससे कि आलू को अधिक मात्रा में बार बार पटका ना जाए, छोटे बैग और धीरे से आलू बहुत ऊंचाई से नहीं फेंकें भंडारण के दौरान, और अच्छे तरीके से उसको पका लें आल काटने के बाद, और प्लस उसमें आप ढेर भी लगाएं, कम से कम आप 10-15 दिन के लिए आपकी जो धान की पराली है, तो आलू में कोई भी ऊपर की जो स्किन है वो पक जाएगी और वो छिलेगा नहीं और आपकी भंडारण क्षमता भी उसकी बढ़ जाएगी। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए। हमारे जो दर्शक हैं नंसुर मिश्रा जी, आलू को लेकर जो आपने सवाल पूछे थे, फिलहाल एक दर्शक हैं उनके अब एक सवाल ले लेते हैं। शिवराज हैं यमुनानगर हरियाणा से। शिवराज, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। शिवराज जी, टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछिए। राम राम जी। राम राम जी। टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछिए। राम राम जी। जी राम राम, अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए शिवराज जी। हाँ जी, कर लीजिए। मेरा सवाल ये है जी, एक तो 2 महीने हो गए जी क्यों बोई हुई जी, जी तो वो नीचे गिर गई है और कहीं कहीं पीले धब्बे हो रहे हैं उसमें जी। यही समस्या आपकी शिवराज जी, यही समस्या आपकी? और एक गेहूं हमने 5 जनवरी ने बोई थी जी, उसकी ग्रोथ के लिए क्या करें? जी, आपके 2 महत्वपूर्ण सवाल है, आपके सवाल को लेते हैं। शिवराज जी हैं डॉक्टर शिवाधर जी, एक तो इनका सवाल लेते हैं कि इनकी फसल को 2 महीने हो गए, कोई कीट लग गया है, और दूसरा कि इन्होंने 1 जनवरी में भी बुआई की थी, उसकी बढ़वार के लिए क्या करें। और जो दूसरा सवाल था हमारे जो दर्शक थे बाराबंकी से नंसरूप जी, उनका था कि सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए शुरुआत से जब हम फसल की बुआई कर रहे हैं और फसल उत्पादन तक, तो सिंचाई का पूरा साइकिल है, थोड़ा सा उसको भी हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए शिवराज जी जो यमुनानगर से पूछ रहे हैं, ये इनके 2 तरीके की फसल है। एक तो ये बता रहे 5 जनवरी को बुआई की है, काफ़ी लेट बुआई की है, तो अभी ये उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ये 20 दिन का इंतजार करें, 20-21 दिन की जब फसल होगी तब उसमें सिंचाई करने की व्यवस्था करें जी। दूसरा, इस समय जमाव चूँकि बहुत धीमे होता है और ऐसे टाइम पे चिड़ियों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो चिड़ियाँ बहुत सारा बीज खा जाती हैं जी। तो अगर चिड़ियों की तरफ से अगर नहीं देखा जाए तो कभी कभी देखा जाता है कि हमारे पौधों की संख्या कम हो गई है और खेत खाली दिखाई देने लगता है। और जो इनकी 2 महीने की फसल जो बता रहे हैं, तो इस समय जो पीलापन दिखाई दे रहा है, पीले धब्बे कहीं कहीं ये बता रहे हैं दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये पत्तों पर पीले धब्बे या तो सैंपल हो तब पता चलता, नहीं तो इस समय पीले धब्बे होने का कारण सिर्फ एक ही हो सकता है, या तो नाइट्रोजन की कमी है, इन्होंने अच्छी तरीके से कहीं कहीं पर नाइट्रोजन नहीं पड़ पाई है। तो नाइट्रोजन आप जो है उसका जो दूसरी खुराक है, जब जैसे 2 महीने को हो गया तो इन्हें दोबारा जो इन्होंने टॉप ड्रेसिंग करनी थी वो इन्हें कर देनी चाहिए। और ये देखें कहीं दीमक तो नहीं लगी हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं पैचेस में कभी कभी देखा गया है कि दीमक लगती है, तो छोटे छोटे जगह पे 1 मीटर 2 मीटर तक लाइन पूरी की पूरी पीली पड़ने लगती है। तो अगर इस तरीके का हो रहा है तो दीमक के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आजकल आती हैं, तो इनमें से जो दवाई है इमिडाक्लोप्रिड है, हाँ, तो इसका अब खेत में डालें कैसे, क्योंकि दवाई डालने के लिए दीमक हमेशा नीचे काम करती है, तो उसे डालने के लिए भी अलग व्यवस्था होती है कि जब आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के समय पानी के साथ अगर वो दवाई जा सके तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि वो जड़ों के पास पहुंच जाती है और दीमक पे अच्छा असर दिखाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सिंचाई नहीं करनी या सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तब उस दवाई को हम 30-40 किलो बालू में मिलाते हैं और मिलाने के बाद फिर उसका बुरकाव करते हैं, तो वो भी रूट जोन तक पहुँचने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रकार से हम दीमक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। और कारण जो बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि दीमक ही इस समय लगती है, उसका ही हो सकता है, या नाइट्रोजन की कमी है।
फिलहाल एक दर्शक और हैं फोन लाइन के जरिए, उनका भी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रंजीत हैं सुपौल बिहार से। रंजीत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी रंजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा यानी आलू पे सवाल है। जी पूछिए। कुफरी नीलकंठ जी, ये हमारे बिहार में यानी कि उपज होगा इसका, और इसका बीज कहाँ से मिलेगा और ये बता दीजिए। और उसके बाद गेहूं में यानी पीलापन आ रहा है, उसमें हमने मिट्टी कटवाए थे 5 साल पहले, तो उसमें पीलापन आ रहा है। DBW 187 करण वंदना गेहूं है वो, और 22 दिन हुआ है पानी लगाए हुए, और आज पानी लगा सकते हैं अब? जी ये जवाब है सर। जी, दोनों सवाल के जवाब ले लेते हैं आपके। डॉक्टर विजय किशोर जी, जो एक स्पेसिफिक प्रजाति के बारे में जानकारी चाहते हैं, उसके बीज इनको बिहार में कहाँ से मिल सकते हैं? जी, कुफरी नीलकंठ जो किस्म है वो नीले छिलके की, जो बैगनी छिलका होता है और उसमें हल्का पीला और पीला गूदा होता है। आप उसका उपयोग जो भी राशन के लिए है और बिहार के लिए बहुत अच्छा उत्पादन भी है। 35 टन तो आपको बिहार में मिल जाएगा, और ये अगेती भी है। तो आप ये मान के चलिए कि बिहार में हमारा एक केंद्र है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पटना में। तो एक तो आपको पटना में मिल सकता है, दूसरा जो आपका जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर वहाँ पर आप अपनी जो है मांग रखेंगे तो वो हमारे केंद्र से लेके और उसका गुणन करके आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से, और बिहार में क्योंकि कलर्ड किस्मों की ज़्यादा मांग रहती है, तो नीलकंठ भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, इनकी भी एक सवाल था कि इनके जो गेहूं है उसमें पीलापन आ रहा है, और जो वंदना किस्म लगा रखी है उसके लिए इनको क्या समाधान है? देखिए, पीलापन का जैसे मैंने पहले भी बताया, इन्होंने कहा कि मिट्टी काट रखी, पहले इन्होंने शायद मिट्टी काट रखी है उसी फसल की। तो किसान भाइयों को ये बता दें कि ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी होती है ना, अगर आप किसी कारण से उसको हटाते हैं या डिस्टर्ब करते हैं तो इसका मतलब आप ज़मीन की जान को ही निकाल ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा उपजाऊपन उसी में होता है, सारी जितने पोषक तत्व हमारे पौधे उसी से लेते हैं। तो शुरू की 6 इंच की अगर आपने हटाई है तो निश्चित ही आपकी ज़मीन कमज़ोर हो गई है, और इसका मुख्य कारण है कि आपकी फसल पीली पड़ रही है। तो अब आप इसके लिए भरपूर इसमें अगर अगली फसलें जो भी लें, गेहूं में अभी तो सिर्फ यूरिया ही छिड़क सकते हैं, और इसके साथ में जिंक सल्फेट का भी छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन अगली फसलें जब भी लें, आप बहुत भरपूर उसमें गोबर की खाद सड़ी हुई डालें, और उसके अलावा सारे पोषक तत्व जितने भी उनको बैलेंस मात्रा में डालें, संतुलित मात्रा में अगर डालेंगे तभी ये वो ज़मीन आपकी उपजाऊ हो पाएगी। नहीं तो इस तरीके से पीली फसलें, आपकी सारी जितनी भी फसलें लेंगे वो पीलापन उनमें दिखाई देता रहेगा और फसलें कमज़ोर होगी। जी, तो रंजीत जी, आप इन समाधानों का इस्तेमाल कर अपनी फसल को सुरक्षित कीजिए। डॉक्टर शिवाधर जी, मैं आपका फिर से रुख करूंगा, और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हम पोषक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम यूरिया या फिर जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसको सिंचाई के साथ हम अपने फसलों तक पहुँचाएं तो उनकी जड़ों तक पहुँचता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो ज़्यादातर किसान भाई गेहूँ की फसलों में फ्लडिंग की यूज़ करते हैं, और कई बार उन फ्लडिंग की जो सिंचाई की तरीका है उसकी वजह से जो पोषक तत्व हैं वो बह जाते हैं। क्या इसमें हम सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन या इस तरह की कोई और व्यवस्था का इस्तेमाल कर हम सिंचाई कर सकते हैं? देखिए, अभी तक हमारे भारत सरकार पानी बचाव के लिए बहुत सारे नए नए तरीके अपना रही है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन भी एक है और स्प्रिंकलर इरिगेशन भी है। उसके बाद अधोसतही सिंचाई भी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, कि जिसमें और भी नीचे ड्रिप डाली जाती हैं और नीचे से पानी ऊपर को आता है। और इन दोनों में ही ये प्रोविज़न है ड्रिप इरिगेशन में, कि आप इसके साथ में आजकल बहुत सारे द्रव रूप में बहुत सारी फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, तो उनको उस पानी के साथ हम दे सकते हैं जी। ये बहुत अच्छा। लेकिन अभी जहाँ तक ये है कि हमारे बहुत सारे किसान भाई इस स्थिति में नहीं हैं, सरकार बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है। और दूसरी बात, जो क्लोज स्पेसिंग, जो बहुत पास फसलें बोई जाती हैं, जैसे इसका तो बहुत कम स्पेस होता है गेहूं का, इसमें ये ड्रिप वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत आती है। और लेकिन जो सब्जियों की खेती है या दूर दूर बोई जाने वाली फसलें हैं, उसमें ड्रिप वगैरह में बहुत अच्छा रिजल्ट आए हैं, और हमारे किसान भाइयों को सभी फसलों के लिए इसको अपनाना चाहिए जी। अगर स्पेसिफिक गेहूं की फसल की हम बात करें डॉक्टर शिवाधर जी, तो गेहूं के लिए क्या उचित उपाय है सिंचाई व्यवस्था को लेकर? और जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि जो ये पूरी साइकिलिंग है इसका, जो किस दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 60 दिन में, फिर कितने दिनों के अंतराल में किसान भाइयों को जो सही अवस्था है सिंचाई की, उसको भी थोड़ा समझा दीजिए। जो सिंचाई में जो जल प्रबंधन की व्यवस्था होती है गेहूँ में, ये बहुत ही निश्चित तरीके की होती है।
अगर मौसम के हिसाब से भी हमें ध्यान रखते हैं और दूसरे हम ज़मीन के हिसाब से भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। अगर बारिश बिल्कुल नहीं होती है सर्दियों में तो आप मान के चलिए कि 6 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है हमारे गेहूं को जी, जिसमें पहली सिंचाई 20 दिन पर होती है जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन कहते हैं। दूसरी सिंचाई लगभग 40 दिन पे होती है जी। तीसरी सिंचाई लगभग 60 दिन पे होती है और उसके बाद ऐसे 20-20 दिन के अंतर पर 2 या 3 सिंचाइयाँ करते हैं आवश्यकता अनुसार। और जो हल्की ज़मीनें हैं उनमें 6 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ जाती है, लेकिन जो भारी ज़मीनें हैं उनमें 3 या 4 सिंचाइयों से भी काम चल सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जो 20 दिन वाला आपको जो सिंचाई करनी है वो किसी भी परिस्थिति, चाहे हल्की हो ज़मीन चाहे भारी हो, उस समय पौधे को पानी चाहिए ही चाहिए। और उस समय नहीं करेंगे तो आपकी उपज में भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, सिंचाई का एक और हम लोग बताते हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों के पास साधन नहीं होते हैं। जैसे बुंदेलखंड में है बहुत सारे किसान जहाँ पे कुओं में पानी कम हो जाता है, उनके पास उन्हें अंदाज़ा है कि उनके कुएं में 2 सिंचाई भर का ही पानी है और उन्होंने गेहूं की फसल लगा रखी है। तो उनसे मैं कहूँगा कि पहली सिंचाई क्राउन रूट इनिशिएशन वही 20-21 दिन पे और दूसरी सिंचाई दाना भरते समय आप कर दें। इसी तरीके से अगर 3 सिंचाइयों का पानी है तो फिर उसको क्राउन रूट जरूर रहेगा, मतलब 20 से 21 दिन वाली सिंचाई जरूर रहेगी। उसके बाद और अन्य सिंचाइयों को हम बराबर अंतराल पे कर सकते हैं। तो इस प्रकार सिंचाई का प्रबंधन एक बहुत ही सूझबूझ वाला तरीका है। इसमें ये डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, आपकी ज़मीन कैसी है और आपके पास पानी कितना उपलब्ध है, ये भी एक बात है। और कम से कम पानी का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं क्योंकि जल है तो कल है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है हमें जी। तो सिंचाई व्यवस्था आपकी कैसी होनी चाहिए, गेहूं की फसल में कितने दिन का अंतराल होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें डॉक्टर शिवाधर जी ने आपको बेहतर तरीके से समझाई है। इस सिंचाई व्यवस्था को इसी रूप में अगर लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा फसल उत्पादन आप ले पाएंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र हैं। महेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मध्य प्रदेश से हैं महेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? महेंद्र जी, जी महेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, 306 गेहूं लगाया है हमने, तो हाँ सुन पा रहे हैं सर। जी जी, 306 गेहूं डाला है। 306 बटरी बोली है, वो पीले पड़ रहे हैं। जी डॉक्टर शिवाधर जी हमारे दर्शक हैं, 306 गेहूं डाला है और समस्या हो रही है। C306 एक बहुत ही हमारी पुरानी प्रजाति है और अगर इन्होंने वो लगाया है तो उसमें निश्चित है कई तरीके की दिक्कतें आती हैं जो कि इन्होंने बता रहे हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि उसमें किस तरीके की समस्या है जी। तो इसमें गुणवत्ता तो बहुत अच्छी होती है, आज भी उसकी चपाती के बराबर कोई भी चपाती अच्छी नहीं होती है जी। लेकिन उसमें समस्या ये आती है कि ये ज़्यादा बढ़ने वाली और कम पैदावार वाली फसल है, तो उसकी बढ़वार भी ज़्यादा हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दें तो बहुत जल्दी गिर जाती है। तो ऐसी फसल का विशेष का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा अब चपाती क्वालिटी के लिए और भी नई वैरायटीज़ आ रही हैं, तो इसको धीरे धीरे आप फेज आउट करिए, इसको बोने की कोशिश ना करें, ज़्यादा ना बोइए क्योंकि ये समस्याएं इसमें आएंगी और आती भी हैं जी। ठीक है, रुक करते हैं डॉक्टर विजय किशोर गुप्ता जी। डॉक्टर विजय जी, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल हम तक पहुंचाए हैं, मैं उनका रुक कर लेता हूं। एक दर्शक हैं इटावा उत्तर प्रदेश से, इनका नाम है शाक्य। वो जानना चाहते हैं, मेरा आलू इस समय लगभग 80 दिनों का हो चुका है, उसमें स्पॉट आ रहे हैं जिसको स्थानीय भाषा में चुरी रोग भी बोलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें और कैसे करें? देखिए, अगर ये जो स्पॉट हैं जिसको हम ये कहते हैं कि ब्लैक स्कर्फ है, तो इसका जो हमारे संस्थान के द्वारा बहुत ही सस्ता और सुगम इसका उपाय है कि जब आलू की खुदाई के बाद
हम बीज के लिए आलू को भंडारित करते हैं तो 3% बोरिक एसिड, जो कमर्शियल ग्रेड का बोरिक एसिड आता है, उसको उसमें जो है 15 से 20 मिनट डुबा के और उसको सुखा के और फिर उसको भंडारण करें तो ये ब्लैक स्कर्फ नहीं आता है। अगर ये स्कैब है तो स्कैब की समस्या बहुत ही अभी इसका जो निदान है वो अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया है लोगों को, और इस पर कार्य लगातार चल रहा है। और मुझे लगता है कि जो चुर्री बोलते हैं वो ब्लैक स्कर्फ ही है। लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखें कि अगर वो बोरिक एसिड का उपयोग करेंगे तो अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। जी, तो आप जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा था उसका समाधान डॉक्टर साहब ने कर दिया है। डॉक्टर विजय किशोर जी, हम ये भी देखते हैं कि कई बार बाजार में हम जाते हैं तो पहाड़ी आलू का दाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बाकी आलू के। अगर हम बात करें पहाड़ी आलू की, तो क्या वहाँ के जो किसान हैं वो अपनी फसल के प्रति ज़्यादा सजग हैं, या फिर वहाँ की किस्में कुछ इस प्रकार से चुनी जाती हैं कि वो आलू ज़्यादा बेहतर होता है मैदानी इलाकों के मुकाबले? क्या फिर उन्हीं आलू की किस्मों को हम मैदानी इलाकों में उगा सकते हैं, या फिर वहाँ की ज़मीन इस तरह की होती है कि इस वजह से वो आलू इतना बढ़िया निकलता है? देखिए, ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा है। खासकर जो हमारे उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है कि जब वो पहाड़ी के नाम से बाज़ार से आलू लेके आते हैं तो उनको बहुत अच्छा टेस्ट, या कई बार हमारे जो विक्रेता हैं वो अलग अलग जगह का आलू लेके और उसमें कुछ मिट्टी लगाकर पहाड़ी के नाम से बेचते हैं। लेकिन ये ज़रूर बात आपकी सही है कि आलू जब पहाड़ों में उगाया जाता है तो वो लंबे अवधि में उसका उत्पादन होता है। तो जो भी किस्में वहाँ पर उगाई जाती हैं, बहुत पुरानी किस्में भी हैं और नई किस्में भी हैं, तो उसमें जो शुष्क पदार्थ की मात्रा है और उसका टेक्सचर है वो कम अवधि में उगाया जाने वाला जो आलू है और जो उसका टेक्सचर है उससे ज़रूर उपभोक्ता के नज़रिए से अच्छा पाया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि पहाड़, लेकिन उसकी आपूर्ति वो बहुत लंबे बड़े तादाद पे नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण से उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है और उसका जो है स्वाद एक अच्छा फैक्टर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस तरीके का आलू का उत्पादन हम मैदानी इलाकों में नहीं कर सकते। वो हमारी जो चिप्सोना सीरीज़ है, जो खासकर चिप्स वाली हैं, लेकिन उनका उत्पादन आज की डेट में एक प्रीमियम सेगमेंट में हम जो हमारी राशन का आलू है उस पर भी लोग खरीदते हैं। अब बात आती है कि उस पर टेस्ट एक सब्जेक्टिव मैटर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जो है निर्भर करता है। लेकिन जो हमारी खाने की हैबिट है, जो हमारी डाइटरी हैबिट है, उस पर एक जो ज़रूरत है वो मुझे लगता है कि हमारी ये किस्में देने में सक्षम हैं। जो भी चिप्सोना मैदानी इलाकों से या पहाड़ के हमारे बहुत सारे जो किस्में हैं वो उनमें से अच्छा मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, पहाड़ी के नाम पर ज़रूर एक अच्छा प्राइस उनको मिलता है, लेकिन दोनों जगह वो उगाया जा सकता है। जी, डॉक्टर शिवाधर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, इसी की तुलना में सवाल मैं आपसे जानूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शक हैं उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। अशोक कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैंने गेहूं की बिजाई की थी 24 दिसंबर को। ये 2851 वैरायटी थी। 2851 वैरायटी थी। 2 दिन बाद तेज बारिश हुई तो जमाव भी थोड़ा कम हुआ जी, और उसमें अब पौधे की जो बढ़वार है वो नहीं हो रही है कि यूरिया की डोज हमने दे दी उसमें। क्या बढ़वार नहीं हो रही, क्या समस्या आ रही है? बढ़वार। अशोक कुमार जी, अशोक कुमार जी, फसल कौन सी है आपकी? जी, 10-15 दिन बाद फिर बारिश हुई तो हमने यूरिया की डोज उसमें दे दी थी, लेकिन कोई बढ़वार नहीं हुई पौधे में। ऐसे ही है जैसे 26-27 दिन। जी, अशोक कुमार जी, आपके सवाल को समझ गए, आपका समाधान करते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, 2851 की इसमें बोई थी, इन्होंने यूरिया भी दे दिया, लेकिन बढ़वार नहीं हो रही है, समस्या बताइए, समाधान। देखिए अशोक कुमार जी, एक तो आपने लेट बोया है और लेट बोने के बाद उसको प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है कि तुरंत बारिश हो गई है, बरसात होने के बाद काफ़ी सर्दी भी काफ़ी रही है, और सर्दी रहने से ये हुआ है कि आपका जमाव भी अच्छा नहीं हो पाया है, और जो हुआ है जमाव उसमें भी बढ़वार अच्छी नहीं हो रही है। तो आपने यूरिया डाली है, आप पानी नहीं लगाइएगा उसमें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, जैसे ही तापमान हल्का सा बढ़ेगा तो उसमें बढ़वार होने की उम्मीद है। और चूंकि देर से बोई है तो जाहिर है पैदावार तो उतनी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन
फिर भी अभी जैसे ही तापमान बढ़ेगा, अभी 2-3 दिन से अच्छा मौसम हो रहा है, हो सकता है आगे चल के और अच्छा हो, तो इसमें बढ़बार अच्छी हो जाएगी इसकी। जी, तो अशोक कुमार जी चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए अपनी फसल को, आपकी फसल आपको अच्छा खासा उत्पादन देगी। डॉक्टर शिवाधर जी ने आपको अच्छा समाधान हाँ, बताया। एक चीज़ मैं और साथ में बताना चाहूँगा कि 2851 ये जो है ये थोड़ी पुरानी प्रजाति है, तो आपसे निवेदन है कि अगली बार इसको बदल के कोई नई प्रजाति लगाएं। जी, आप प्रजाति पे सुझाव दे दीजिए डॉक्टर शिवाधर जी। प्रजाति आजकल बहुत सारी आ रही हैं, और जैसे HD 3086 है, वो भी लगा सकते हैं ये, उसकी जगह आसानी से उपलब्ध है इसका बीज जी। और भी बहुत सारी प्रजातियों की लंबी फहरिस्त है, तो आप सजग रहें और जब भी बोने का समय है उस समय उन प्रजातियों का चयन करें। जी, डॉक्टर शिवाधर जी, अब लौटते हैं उस सवाल पर जो मैं डॉक्टर विजय किशोर जी से पूछा था कि अगर हम बात करें गेहूं की खेती को लेकर, तो हम मध्य प्रदेश के गेहूं की देखते हैं कि ज़्यादा तारीफ होती है बाज़ार में, और किसानों की कमाई की लिहाज से अगर हम बात करें तो क्या MP का जो गेहूं है या MP के अंदर जो किसान भाई होते हैं वो अपनी गेहूं की फसल के प्रति ज़्यादा सजग हैं, या फिर वो जो किस्में हैं वो अलग हैं, वो मैदानी इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ के उपलब्ध नहीं है? क्या ऐसा अंतर होता है जो MP के गेहूं को लेकर इतना बाज़ार में, और फिर कमाई के नज़रिए से भी देखा जाए तो कितना फ़र्क पड़ता है, और क्या बाकी क्षेत्र के किसान भी उस तरह का गेहूँ उगा सकते हैं? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया है। आजकल हम कोई भी फसल है उसकी गुणवत्ता के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, और जो हमारे उत्तर पश्चिमी मैदानों या उत्तर पूर्वी मैदानों में जो गेहूं होता है उससे हटके MP का गेहूं आप किसी भी बड़े शहर में दे लीजिए कि भाई MP के गेहूं के उसमें प्रीमियम प्राइस मिलता है, 10-12 रुपए ज़्यादा उसकी मिल जाता है, और ज़्यादा ही भी होता है। हाँ, इसका कारण ये है कि एक तो जियोग्राफिकल रीजन, उनका मतलब जो उगाने की कंडीशन है वो उस गेहूँ के लिए अच्छी हैं, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ पर जो सर्दी शुरू होती है वो देर से शुरू होती है और सर्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है। मतलब 15 फरवरी तक वहाँ हल्की सी तापमान बढ़ने लगता है और जल्दी का, तो जो ड्यूरेशन है उसका गेहूं का बहुत कम होता है, अवधि उसकी घट जाती है। जबकि पंजाब से कंपेयर करें तो पंजाब में 2 महीना ज़्यादा मिलता है गेहूं को उगाने के लिए। तो जो उपज प्रति हेक्टेयर है वो पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है बशर्ते MP के हिसाब से। और दूसरी बात, MP में एक और कारण है कि MP में पानी का साधन जो है बहुत जगह सुनिश्चित नहीं है, तो बारानी खेती भी होती है, कम पानी पे फसल उगाई जाती है। तो इन सभी कारणों से जो वहाँ का गेहूँ होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और एक ड्यूरम व्हीट है, ड्यूरम गेहूँ, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, थोड़ा हार्ड होता है। तो जितना भी पास्ता प्रोडक्ट ये सारे के सारे हैं ना, जितने एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है वो MP, गुजरात और कुछ पार्ट जो है और नीचे की तरफ बढ़ जाइए वहाँ से निकलता है। महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन है जो उगाते हैं। तो गुणवत्ता वहाँ पे चूँकि कम अवधि को होता है, थोड़ा शुष्क परिस्थिति में होता है, तो एक डाइल्यूशन फैक्टर हम लोग बोलते हैं कि जहाँ ज़्यादा पैदावार होती है वहाँ पे उनकी गुणवत्ता थोड़ी कम हो जाती है, जहाँ कम पैदावार होती है वहाँ गुणवत्ता अच्छी होती है। तो इस हिसाब से MP का गेहूँ बहुत अच्छा माना जाता है। वहाँ प्रजातियाँ भी उसी हिसाब से डेवलप की गई हैं और वो प्रजाति वहाँ पे अच्छा कर रही हैं, अच्छी पैदावार भी दे रही हैं और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी है, इसलिए वहाँ का गेहूँ प्रेफर किया जाता है। जी, डॉक्टर विजय किशोर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर विजय किशोर जी, व्हाट्सअप के जरिए कुछ सवाल प्राप्त हुए हैं। हरियाणा से सवाल है इनका कि हरियाणा के लिए आलू की किस्में बता दीजिए, 37-97 लगा सकते हैं और खरपतवार के रोकथाम के लिए क्या कुछ करें? बिल्कुल 37-97 लगा सकते हैं। अगर आप अन्य किस्में अगर डिफरेंट परिस्थिति में खासकर अगर अगेती लगाना है तो कुफरी सूर्या और कुफरी किरण और कुफरी भास्कर, ये 3 किस्में हैं, बहुत ही आपके क्षेत्र विशेष के लिए बहुत अच्छी रहेंगी और इसका टेस्ट भी अच्छा रहेगा और बाजार मूल्य भी अच्छा मिल जाता है। अगर आपको मध्यम अवधि में या मुख्य फसल के रूप में जैसे लगाना है वो 37-97 लगाए। पुखराज लगा सकता है, पुखराज अगेती में भी और मुख्य फसल में भी लगाया जा सकता है। अगर थोड़ा लेट तक ले जाना है फसल तो हमारी जो चिप्सोना किस्में हैं वो समय अवधि उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो लगा सकते हैं। या फिर अगर लाल छिलके वाली किस्में लगाना है तो हमारी कुफरी लोहित है, आपका एक नई किस्म अभी आई है कुफरी जमुनिया जो नीले बैगनी छिलके की है और अंदर भी उसका जो गूदा है वो भी बैगनी है। तो ये इन पोषक तत्वों पर ये भरपूर हैं,
लेकिन इनकी खाने के लिए तरीका यही है कि हम सब्जी के साथ उनको आलू को, जो हमारे दूसरे आलू हैं, सफ़ेद आलू हैं, उनके जैसा उपयोग ना करें, बशर्ते कि जैसे बॉयल करके और उस पर ऊपर गार्निश करके, आजकल जैसे होटलों में चलता है, तो कलर्ड आलू आने वाले समय पे, क्योंकि पोषक तत्वों से भरपूर भी हैं और इनका स्वाद भी आलू के बिल्कुल जैसा ही है, तो इनका आप मार्केट बढ़ रहा है तो इनका उपयोग कर सकते हैं। जी, डॉक्टर विजय किशोर जी एक दर्शक हैं जयपुर राजस्थान से, उनका सवाल आया व्हाट्सएप के जरिए। वो जानना चाहते हैं कि आलू की फसल में क्या नैनो यूरिया, नैनो डीओपी का इस्तेमाल करना उचित होगा, और अगर कर सकते हैं तो कितनी मात्रा में करें? हाँ, देखिए, नैनो यूरिया का हमारे ट्रायल क्योंकि अभी कंक्लूड नहीं हुए हैं, तो मैं इसको निश्चित तौर पर ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये 100% यूरिया का रिप्लेसमेंट होंगे, लेकिन ज़रूर इनके जो रिसर्च है, अनुसंधान है, वो हमारे यहाँ चल रहे हैं, और जैसे ही इनकी कोई भी अनुशंसा होगी ज़रूर हम किसानों तक पहुँचाएँगे। जी, अब रुक करते हैं डॉक्टर शिवाधर जी का। डॉक्टर शिवाधर जी, कुछ मैसेज हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मिल रहे हैं, उनका भी ले लेते हैं जवाब। महेश विश्वकर्मा हैं भोपाल से, जानना चाहते हैं कि गेहूं में वालियां आने के समय इल्लियों का प्रकोप देखा गया था, इसमें हम क्या समाधान करें, किस चीज़ का स्प्रे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि इल्ली वैसे तो शूट बोरर बहुत कम ही लगता है, ज़्यादातर शूट बोरर का प्रकोप होता है, तो इसके लिए बहुत सारे जो पेस्टिसाइड हैं उपलब्ध हैं, तो मोनोक्रोटोफास भी आप से स्प्रे कर सकते हैं, और इल्लियों के लिए ये जो इमिडाक्लोप्रिड है इसको भी कर सकते हैं। दीमक के लिए भी यही जो प्रयोग होता है, यही वाली दवाई इसमें भी काम आ जाती है, तो इन सब दवाइयों से आप जो है इनका कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है, अगर आप देखें कि फसल में जैसे एक पेड़ पे आपको एक इल्लियाँ दिखाई दे रही हैं, एक पौधे पे बहुत सारी इल्लियाँ हैं, और इस तरीके के पौधे कम से कम 5 हैं 1 मीटर स्क्वायर में, तब आप दवाई का सोचिए, अदरवाइज दवाई का नहीं करते हैं प्रयोग। जी, तो इल्लियों से अगर आप पीड़ित हैं तो इस प्रकार के समाधान को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और जो डॉक्टर साहब ने आपको स्प्रे बताया उस प्रकार का स्प्रे करेंगे तो आप इल्लियों के प्रकोप से मुक्त हो पाएंगे और आपकी अच्छी फसल भी मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, सुधीर हैं सोनीपत हरियाणा से। सुधीर जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। जी सुधीर जी, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए सुधीर जी, उसके बाद सवाल पूछिए। ओके सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैंने 3086 गेहूं की फसल लगाई थी। कौन सी किस्म है? 3086 जी। और सर मैंने उसमें ये बोई थी 9 नवंबर को, और उसके बाद सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि इसमें लगभग ये 2 महीने से ज्यादा हो गई है, लगभग लगा लो 70 दिन के आसपास। तो ये बताना जरा सर कि ये अब इसमें इससे आगे खाद वगैरह किस टाइम पे डालना? वैसे तो खाद तो मैंने 2 कट्टे यूरिया के डाल चुका हूँ मैं। तो सर इसके बाद जैसे उसमें नालियां बननी शुरू हो गई हमारे यहाँ पे, तो उसमें इससे आगे क्या फर्टिलाइजर वगैरह कुछ खाद वगैरह क्या डालना है सर, एक बार बताओगे? प्रबंधन का कुल मिलाकर सवाल पूछना चाहते हैं। 9 नवंबर को इन्होंने फसल बोई थी, 3086 किस्म लगा रखी है। डॉक्टर शिवाधर जी, देखिए ऐसा है,
गेहूं में ये होता है कि आप जो भी पोषक तत्व दे रहे हैं उसमें 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक पोषक तत्व वो हैं जो बोने से पहले ज़मीन में मिलाते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होती है। और फास्फोरस और पोटेशियम को हम सिर्फ बोते टाइम पे ही दे सकते हैं, बाद में नहीं देते हैं। और जो नाइट्रोजन है उसको 3 भागों में ज़्यादातर डिवाइड करते हैं। 1/3 तो हम दे देते हैं बोते समय, फिर पहले पानी पर और दूसरे पानी पर, जो कि आपने कर रखा है ऑलरेडी। और तीसरे तरीके के जो पोषक तत्व होते हैं वो फोलियर स्प्रे होता है। कभी हमें किसी चीज़ की कमी पड़ी, जैसे जिंक सल्फेट आप बोते टाइम पे अगर नहीं दे पाए तो जिंक सल्फेट का छिड़काव हम कर सकते हैं। 2 या 3 बार भी कर सकते हैं अगर डिफिशियंसी के उसके जो लक्षण दिखाई देते हैं। इसी तरीके से और भी है, कहीं कहीं बोरोन की कमी होती है तो उसका कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा गबोट अवस्था, जिसे बूट स्टेज कहते हैं हम लोग, वो अवस्था आ जाती है या आने वाली होती है, उससे पहले हम नाइट्रोजन या कोई भी फर्टिलाइज़र इस तरीके से खेत में नहीं डालते हैं। वो कोई फ़ायदा नहीं करता और निश्चित ही वो आप खाद को बर्बाद कर रहे होते हैं, जबकि कभी कभी उससे नुकसान भी हो जाता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में भी कोई चीज़ ना डालें, संतुलित मात्रा में डालने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आप जिंक सल्फेट को खड़ी फसल में डाल सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को फूल आने की अवस्था से पहले ही जो डालते हैं डाल सकते हैं, उसके बाद नहीं डालना चाहिए। फूल आने के बाली बन जाती बहुत पहले से, और जो बूट स्टेज होती वहीं तक ही डालना चाहिए जी। तो हमें लग रहा है कि इनका समाधान, हाँ जी। सुधीर जी, आप इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं और जो आपको आगे की प्रक्रिया अपनानी है अपनी गेहूं की फसल में, इन प्रयोगों को इस्तेमाल करिए और आप आगे बढ़िए, अच्छा खासा उत्पादन आप लेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करेंगे। डॉक्टर विजय किशोर जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विजय किशोर जी, हम देखते हैं कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की फसल हो, खरपतवार किसानों की सबसे बड़ी मुसीबत निकलकर सामने आती है। न केवल वो फसल को नुकसान पहुंचाती है बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता पर बहुत असर डालती है। आलू की फसल में अगर हम खरपतवारों के नियंत्रण की बात करें, बुआई के समय क्या हम तैयारी कर सकते हैं, या फिर फसल के साथ बढ़ के साथ साथ ही हम खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे जिससे हमारे फसल उत्पादन पर असर ना पड़े? देखिए, आलू एक ऐसी फसल है जिसमें खरपतवार नाशी तो बहुत उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि आलू की निराई गुड़ाई करने से, क्योंकि आलू एक कंद वाली फसल है, बिल्कुल, तो जब हम निराई गुड़ाई करते हैं तो आलू के जमीन जो हमें सॉइल है उसमें अच्छा खासा जो हवा का मूवमेंट है वो भी हो जाता है, जो कि आलू के लिए बहुत फायदेमंद है। तो किसान भाई अगर छोटे मात्रा पर अगर खेती कर रहे हैं या अपने उपयोग के लिए जहाँ पर लगा रहे हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग कम करना चाहिए। लेकिन अगर जहाँ पर बड़े, क्योंकि लेबर और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वहाँ पर 3 तरीके के खरपतवार नाशी हैं। पहला ये कि जो बुआई के पहले जिनका उपयोग करते हैं तो वो फ्लूक्लोरोलिन नाम से दवा आती है, तो वो 750 से 1 kg हम प्रति हेक्टेयर हमें उसका उपयोग करते हैं। और ये जो जितने भी आपके चौड़े पत्ते वाले हैं और जो हमारी एनुअल ग्रासेस हैं, जो 1 वर्षीय जो घास है, उसको जो है ये ख़त्म कर देती है। अब किसान भाई बहुत सारे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जब फसल की बुआई हमने कर लिया है उसके जमाव के पहले अगर कोई खरपतवार नाशी है तो उसमें भी एक मेट्रीब्यूजिन नाम की दवा है, वो भी लगभग इतनी ही मात्रा 750 से 1 kg मात्रा, जब जमाव जमीन में आलू बाहर ना निकला हो उस दौरान ही इसका प्री इमरजेंस बोलते हैं, तो इसका उपयोग हम करते हैं। लेकिन कभी परिस्थितियों में जब आलू 5% तक निकल आया हो तब हम पैराकाट की मात्रा 400 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा हम उसका उपयोग कर इन खरपतवार जो हमारे हैं उनसे हम छुटकारा मिल सकता है। और अच्छा, क्योंकि घास, क्योंकि हमारा जो भी पोषक तत्व है वो भी वो उसका उपयोग करती है, तो इसलिए इन तीनों तरीकों का, और चौथा ये बेस्ट है कि निराई गुड़ाई जब भी हम दूसरी डोज हम नाइट्रोजन की देते हैं उस दौरान निराई गुड़ाई करने के बाद नाइट्रोजन की डोज दें और इसके बाद मिट्टी चढ़ाएं, तो उसमें आपके 2-3 फायदे एक साथ होते हैं जी। तो इस प्रकार से आलू की फसल में आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर शिवाधर जी, अगर हम गेहूं की फसल में बात करें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खरपतवार बहुत नुकसान पहुँचाती है हमारे गेहूं की फसल को, क्योंकि गेहूं की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, उसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, तो ऐसे में नियंत्रण करना क्या काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है? जी हाँ, गेहूँ में आजकल जहाँ पर हमारे उत्तर पश्चिमी मैदान हैं इनमें और उत्तर पूर्वी मैदानों में भी गेहूं की फसल में खरपतवार एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब से हरित क्रांति आई है उसके बाद 2 खरपतवार ऐसे हैं जिसे फेलेरिस माइनर गेहूं का मामा कहते हैं और एक जंगली जई,
ये दोनों ऐसे होते हैं कि आप इनको आंख से देख के साधारण तरीके से इसको नहीं पहचान सकते, इसे विशेष उसकी ज़रूरत होती पहचानने के लिए, तो हाथ से तो नहीं निकाला जा सकता। तो गेहूं के लिए ज़्यादातर हम ये जो संस्तुत करते हैं कि अगर आपके पास आप गेहूं बो रहे हैं तो एक तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे जमाव से पहले और बोने के बाद उसको हम करते हैं। पेंडमेथिलिन है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रही है, तो पेंडमेथिलिन को हम छिड़काव करते हैं। इसके अलावा एक तो प्री इमरजेंस तरीके के हो गए, दूसरे जो खरपतवार नाशी होते हैं वो ऐसे होते हैं जो करीब 30 दिन की जब अवस्था होती है उस समय हम उसका छिड़काव करते हैं। और उन खरपतवार नाशियों में पहले आइसोप्रोटेरान बहुत प्रचलन में था, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जितने भी ये हमने ये 2 खरपतवार बताए हैं, इनमें उस खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधिता विकसित हो गई है। अब उससे मरते नहीं हैं। बिल्कुल। अब इसके लिए फिर दूसरे और भी सल्फेरान निकाला गया, मेटसल्फ्यूरान निकाला गया, और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। तो धीरे धीरे देखा गया कि सल्फेरान के लिए भी प्रतिरोधता इसमें आ रही है। तो ये एक ऐसा खरपतवार है जो हर एक जो भी हम खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं उनके लिए बहुत जल्दी, हाँ, लेकिन अब इसके लिए क्या कारण हो सकता है? तो एक तो हम किसान भाइयों से ये समझाना चाहेंगे कि जितनी मात्रा में दवा संस्तुत है उससे कम नहीं डालें, बिल्कुल, उससे ज़्यादा नहीं डालें, बिल्कुल। तो जितनी संस्तुत दवाई है उतनी दवाई का प्रयोग करने से पौधे खरपतवार मरेंगे भी और पौधों को नुकसान नहीं होगा। ज़्यादा डालेंगे तो आपकी दवाई बेकार चली जाएगी, बिल्कुल, और पौधों पर भी असर पड़ और सकता है। कम डालेंगे तो प्रतिरोधता विकसित होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए खरपतवार नाशी प्रयोग करते हुए बहुत ही इन सब चीज़ों की आवश्यक है कि आप इनके बारे में जानकारी जैसी बताई गई जानकारी करें, उसके बाद ही इनका प्रयोग करें। जी, तो गेहूं की फसल का प्रबंधन आप किस प्रकार कर सकते हैं? बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक बताई गई सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और सिंचाई की जो बात बताई गई है, खरपतवार नियंत्रण को बात बताई गई, कीट प्रबंधन को लेकर जो बात बताई गई है, हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी लीजिए और आप गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन लीजिए, ऐसी अपेक्षा हम करेंगे। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि किसान भाई अच्छा उत्पादन ले। इसके साथ ही आलू की फसल का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं और जो किसान भाइयों को समस्या है उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आज किया गया है। इन दोनों फसलों की आप अच्छा उत्पादन ले, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर शिवाधर जी कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंचे, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजय किशोर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब जान लेते हैं कि अगले कौन से विषय हैं जिसको लेकर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम हेलो किसान में और आपके सवालों को शामिल करेंगे। नजर डालते हैं अगले विषय पर। अगला विषय रहेगा मशरूम की खेती और साथ ही कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है, आपको जुड़ना है कार्यक्रम हेलो किसान में। और साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फोन करके आप हमें अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आपसे कोई जानकारी छूट गई है, कोई दोबारा आप इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं या किसी अन्य तक की जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं तो QR कोड का इस्तेमाल कीजिए और सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे नए विषय नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।